ठीक है, बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। इतने अपने VS कोड वगैरह खोल लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो गोल रहेगा वो रहेगा कि हम सीखेंगे जेसन हैंडलिंग। ठीक है, तो give me a second। ठीक है, अब सबसे पहले तो पढ़ते हैं भाई जेसन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, जेसन इज कि याद है आपको एक डेटा टाइप पढ़ाया था डिक्शनरीज का, है ना? डिक्शनरीज का डेटा टाइप पढ़ाया था, याद है? तो जेसन इज बेसिकली दैट फॉर्मेट। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट को हम जेसन कहते हैं, बट जेसन कैन बी स्टोर्ड इन फाइल्स एज वेल। ठीक है, कि भाई एक डिक्शनरी को आपने फाइल के अंदर डाल दिया, वो जेसन बन गया। ठीक है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जेसन। ठीक है, एंड उसके अंदर हम ना वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरीज के साथ आपको बताइए। ठीक है, इतना ज्यादा अलग से पढ़ाया कि जा रहा है यूटिलाइजेशन कहाँ है इसका। इसका भी यूटिलाइजेशन होता है जब भी मैं किसी भी तरीके की वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, AI मॉडल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या कहीं पे भी इन टेक वर्ल्ड इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो 90% ऑफ द केसेस में मैं जेसन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ। APIs हो गई, वेबसाइट्स हो गई, किसी भी तरीके से हो गया। ठीक है, तो मैं 90% ऑफ द टाइम्स जेसन के थ्रू ही इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ। जेसन इज लाइक लैंग्वेज ऑफ द टेक। ठीक है, अगर एक नेटवर्क के ऊपर 2 कंप्यूटर में आपस में बात कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन जेसन। आपने व्हाट्सएप का कोई मैसेज भेजा, दूसरे के पर्सन के पास रिसीव हो रहा है, आपके फोन से जाने तक मतलब निकल के उसके फोन पे पहुंचने तक वो जेसन के अंदर ही ट्रेवल कर रहा है मैसेज। ठीक है, तो जेसन बेसिकली पूरी अपनी कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, राइट? एंड इसी वजह से हमें पाइथन में भी उसे हैंडल करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ठीक है, यूज करना सीखना चाहिए, राइट? अब जो जेसन है ना, वो सेम आपकी फाइल हैंडलिंग की तरह होता है। ठीक है, जेसन हैंडलिंग भी सेम आपकी फाइल हैंडलिंग की तरह होता है। बट जब मैं फाइल हैंडलिंग की बात कर रहा हूँ, तो फाइल हैंडलिंग में मेरे पास 3 मोड होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। ठीक है, जेसन में सिर्फ रीड और राइट होता है, अपेंड नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों? क्योंकि जेसन की एक फाइल की प्रॉपर्टी ही ये है कि एक फाइल के अंदर एक ही डिक्शनरी अलाउड है। ठीक है, एक जेसन फाइल के अंदर एक ही डिक्शनरी आ सकती है। मैं एक डिक्शनरी ओपन करके उसको बंद कर दिया, फिर दूसरी डिक्शनरी स्टार्ट कर दूं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, एक फाइल के अंदर एक डिक्शनरी। क्लियर? समझ आया? समझ आया? ठीक है,
अभी देखो मेरे पास यहाँ पे कोई भी जेसन फाइल नहीं है, ठीक है। एक कोड लिखते हैं, इससे मैं पहले एक डिक्शनरी बनाऊंगा, एक जेसन फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ डेटा, ठीक है। इसके अंदर जब मैं डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ तो एक टेबुलर फॉर्म टाइप में डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं नॉर्मली जिस भी तरीके से मेरे को डिफाइन करनी है उस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। एक सिंपल सी डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, लेट्स गो विथ नेम, ठीक है। नेम रख देते हैं योगेश, ठीक है। लेट्स डू एज, एज देते 28, ठीक है। एंड लेट्स डू ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन दे देते हैं लेट्स से डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। इतने काफी, तीन चीजें मैंने रखी, सिंपल मेरा डेटा बन गया, ठीक है। अब जब मैं जेसन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मेरे को ना लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज आर बेसिकली भाई किसी और ने एक ऑलरेडी पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं अपने कोड के साथ अटैच करके यूज करता हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं इंपोर्ट एंड देन एक लाइब्रेरी का नाम लिखता हूँ, जैसे जेसन लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जेसन के नाम से एक बेसिकली पाइथन का कोड है जो कि किसी और पर्सन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं सिर्फ अपनी फाइल के साथ उसे अटैच कर दिया है ताकि मैं उस कोड उसके कोड को यूज कर सकूं, ठीक है। दिस इज बेसिकली बट अ लाइब्रेरी इज, ठीक है। अब मैंने जैसे कोई बोर्ड कर लिया, इसको यूज करके सबसे पहले राइट करेंगे, ठीक है। राइट करने के लिए सेम वही मेथड है जो फाइल्स के लिए था, ठीक है। विद ओपन I will do, let's name the file info.json, ठीक है। And I will open it in write mode, ठीक है, as f, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को ये वाला इंफॉर्मेशन डालनी है, जो डेटा में मेरी इंफॉर्मेशन है वो मेरे को इस फाइल के अंदर डालनी है। तो अब जैसे नॉर्मली था एफ डॉट राइट, है ना, यहाँ पे एफ डॉट राइट और एफ डॉट रीड चेंज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं जेसन डॉट डंप एंड जेसन डॉट लोड। JSON.dump is equivalent to f.write and JSON.load is equivalent to f.read। तो अब यहाँ पे मेरे को ये वाला डेटा फाइल के अंदर डालना है ना, मतलब मेरे को राइटिंग करनी है। राइट करने के लिए मेरे पास क्या होता है? लोड राइट करने से थोड़ा ना, नहीं, जेसन डॉट क्या यूज करूंगा अगर मेरे को फाइल में लिखना है तो डंप, ठीक है। जेसन डॉट डंप, ठीक है। इसके अंदर अब मैं अपना डेटा दे दूंगा, क्या डंप करना है, वो डेटा डंप करना है, किस में डंप करना है, एफ नाम से फाइल है भाई उसमें करना है, ठीक है। उसके बाद एफ डॉट क्लोज, ठीक है, और ठीक है। अभी मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में देखूंगा, यहाँ पे कोई भी जेसन वाली फाइल नहीं है ना, यहाँ पे अभी भी कोई भी जेसन की फाइल नहीं है। इसको रन कर लेता हूँ एक बार। रन गया, इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट तो दी नहीं है। बट अगर मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में देखूँ, यहाँ पे info डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बन गई है। इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे देखो जो इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी आ गई है ना। क्लियर है? समझ आया? कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको रीड करना देख लेते हैं, रीड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मैं ना इस वाले कोड को एज इट इज भी छोड़ सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जो ये वाला कोड है पहले वाला डेटा हटा के ही तो नया डेटा डाल रहा है, तो मैं इसको एज इट इज भी छोड़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे से क्या करूंगा, अगेन फाइल को ओपन करूंगा, विद ओपन info डॉट जेसन इन रीड मोड इस बार, ठीक है, वही एज एफ, ठीक है। रीड करने के लिए क्या होता है? रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है? जेसन डॉट लोड, ठीक है। और
मैं ऐप डॉट क्लोज कर दूंगा। सॉरी, लोड के अंदर मेरे को बताना भी तो पड़ेगा कि किस फाइल में से रीड करना है। तो इस एफ नाम से फाइल है, उसमें से रीड करना है और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। तो इफ आई रन दिस नाउ, उसमें मेरी डिक्शनरी प्रिंट करती है ना। तो इस तरीके से मैं जेसन का डेटा लिख सकता हूँ एंड रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार ये वाला कोड लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका यूज वही है ना कि जो जेसन की ये फाइल्स है ना, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन में यूज होती है। ठीक है, मान लो आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसके अंदर एक लैंग्वेज यूज नहीं होती, मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। ठीक है, अब पाइथन का कोई आउटपुट है जो कि मान लो सी के अंदर इनपुट की तरह जाना है ना। ऐसे ही तो मैं इनपुट नहीं दे सकता, पाइथन में वही प्रिंट करवा दिया, उसमें इनपुट ले लिया, नहीं ना। तो जेसन इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैं पाइथन से जेसन के फाइल के अंदर डाटा लिखवा दूंगा, फिर सी उस फाइल को पढ़ पाएगी। या फिर दूसरा तरीका है, इसका एक और यूज केस है, मतलब काफी जो ज्यादा यूज होता है, दैट इज इन एपीआई। जब मैं एपीआई बनाता हूँ, पाइथन के थ्रू भी बना सकता हूँ, मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी बना सकता हूँ, किसी के भी थ्रू बना सकता हूँ। ठीक है, तो जो एपीआई है वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही जेसन में देती है। मैं उसको इनपुट दूंगा तब भी जेसन में ही देना पड़ेगा, और आउटपुट लूंगा तब भी वो जेसन में ही मिलेगा। तो जेसन इज बेसिकली लाइक टेक की यूनिवर्सल लैंग्वेज, कि भाई कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सा भी आर्किटेक्चर हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, सब जेसन तो समझेंगे ही। तो जब भी मेरे को टेक में कहीं पे भी कम्युनिकेशन करनी है, तो जेसन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो जेसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड काफी ज्यादा मतलब डेटा स्टोर करने के लिए एफिशिएंट टेक्निक भी है ये। डिक्शनरीज सबसे बेस्ट तरीका है डेटा स्टोर करने का, है ना। मतलब टेबल्स वगैरह, डेटाबेस वगैरह के बाद ऑब्वियसली जहाँ पे मेरे को कम्युनिकेट करना है, उसमें डेटा स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका है डिक्शनरीज। तो या
और ज्योति सब कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ज्योति आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड दैट। ओके। ओके, ठीक। ठीक है, जिसने वाला पार्ट समझ आया, कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब इसके अंदर हमने रीडिंग सीख ली कि भाई कि जिसम की फाइल को मैं रीड कैसे कर सकता हूँ, राइट कैसे कर सकता हूँ, ये सीख लिया। ठीक है। अपडेट वाला पार्ट नहीं पता मेरे को अभी तक, है ना? अपडेट वाला पार्ट के लिए कोई स्पेसिफिक कमांड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स बेसिकली प्योर लॉजिकल। ठीक है। कैसे लॉजिकल है? मैं एक जीएसएन की फाइल को रीड करता हूँ, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को अपडेट करता हूँ और फिर दोबारा राइट कर देता हूँ। ठीक है। ये कंसेप्ट रहता है हाउ यू बेसिकली अपडेट अ वैल्यू इन जीएसएन। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज इस वाले पार्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। बस। ठीक है, समझ आया, है ना? अभी देखो इनपुट में एज 28 है, उसको रन कर लेते हैं। क्या हो गया? 32 अपडेट हो गई वैल्यू, है ना? ठीक है, समझ आया। अब जब आपके पास अपडेट करने पावर आ गई है, तो आप बेसिकली फिर यूजर से इनपुट लेके अपडेट वगैरह कर सकते हो आराम से, है ना? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल इनफ। ठीक है, ये और कर लो, इसके बाद आपका जेसन हैंडलिंग भी खत्म होती है। हमने रीड करना सीख लिया, राइट करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया। एक फाइल के ऊपर यही 3 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। इस जेसन वाले मतलब अब तक का जितना पार्ट था ना आपका, यू कैन से
पाइथन की ना एबीसीडी खत्म हो गई है अभी, ठीक है। अब चलेंगे प्रॉपर वर्ड्स बनाने पे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं वो आते हैं ऊप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है। एक्चुअल रियल लाइफ में एक प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है उसके कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे, एक बार आप ये नोट कर लो, उसके बाद उस पे चलते हैं, ओके। ठीक है, आप लोग ये लिखो। एक ना यहाँ तक का एक असाइनमेंट भी है, ठीक है। वो भी दे दूंगा। असाइनमेंट भी नहीं, इट्स लाइक इट वोंट हैव क्वेश्चंस, वो ना एक प्रॉपर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको असाइन कर दूंगा, जेसन के बेसिस पे, हैंडलिंग के बेसिस पे, मतलब जितना भी अब तक हमने पढ़ा है सबके बेसिस पे प्रॉपर प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। सिंगल प्रोग्राम बनेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन है। तो वो भी कर लेना आप लोग, ठीक है। एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कर देना, ठीक है। पाइथन फाइल, पाइथन फाइल, हाँ डॉट पी वाई फाइल डायरेक्टली शेयर कर देना। जो पहले वाले असाइनमेंट है वो भी तो ऐसे शेयर करने हैं। पाइथन फाइल और जो असाइनमेंट्स होते हैं नॉर्मल, उसमें कमेंट डालना लाइक हैशटैग क्वेश्चन नंबर 1 करके, उसका जो सॉल्यूशन है वो, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन, और जो डॉट पी वाई फाइल होगी लास्ट वो सबमिट कर देना बस ग्रुप पे, ऐसे सबमिट होगा। और जो ये प्रोजेक्ट है इसमें तो आपको कुछ मार्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें ना कुछ चीजें शायद से एक्सप्लेन करने को बोली होंगी, वो कमेंट्स में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। बाकी आपको सबमिट वही डॉट पी वाई फाइल करनी है। बेसिक 2 में से 7, एक बार मैं देख लेता हूँ। बेसिक 2 का 7th क्वेश्चन क्या है? Find the second highest and second lowest element without using sort. हाँ। तुम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब देखो, नहीं, द पॉइंट इज कि सॉर्ट फंक्शन का यूज नहीं करना, डॉट सॉर्ट नहीं कर सकते। वैसे सॉर्ट कर ही सकते हो। अगर तुम्हें बोला जाए कि बिना फंक्शन के सॉर्टिंग करनी है, कैसे कर पाओगे, समझियो। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग वाली सॉर्टिंग, बट डॉट सॉर्ट नहीं लगाना ना, वही तो। समझे कैसे हो पाएगी? या तुम बिना उसके कैसे कर सकते हो, मतलब पूरा कोड नहीं बता रहा, छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ बस, ठीक है। जो लिस्ट है तुम्हारी, ठीक है, उसके ऊपर लूप चलाओ, एक एक एलिमेंट करके रीड कर लेगा वो, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट उठाओ एक, ठीक है, उसको हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर लो, वो तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा छोटा है उससे, कौन कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं, कितने एलिमेंट उससे बड़े हैं, लग जाएगा पता। हाँ, इन लगा के, फॉर आई इन ये करके, और ए के ब्रैकेट में 0 लिख के इंडेक्स से कर लो। गेटिंग अ पॉइंट?
इससे तुम्हें पहले एलिमेंट की पोजीशन पता लग जाएगी। तुम्हें ये पता लग जाएगा कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं, कितने एलिमेंट उससे बड़े हैं। तो तुम्हें पहले एलिमेंट की पोजीशन पता लग गई। एक ब्लैंक लिस्ट में उस पोजीशन पे वो एलिमेंट इंसर्ट कर दो, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए कर लो। ठीक है, तुम्हें उसके लिए भी पता लग जाएगा कितने एलिमेंट उससे बड़े हैं, कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं। उसकी पोजीशन तुम्हें पता लग गई, को इंसर्ट करते जाओ, ऐसे सॉर्ट हो जाएगी तुम्हारी लिस्ट। और जब लिस्ट तुम्हारी सॉर्ट हो गई तो सेकंड लोवेस्ट के लिए 1 और उसके लिए सेकंड हाईएस्ट के लिए -2। समझ आ गया? इसमें एक्चुअली सॉर्टिंग की काफी सारी एल्गोरिथम्स भी होती है। बबल सॉर्ट होता है, हीप सॉर्ट होता है। ठीक है, एल्गोरिथम्स भी होती है इसके अंदर, सॉर्ट मेथड यूज नहीं होता। इनके बारे में भी तुम पढ़ सकते हो। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं बबल सॉर्ट का, तो क्या होता है, तुमने पहले दो एलिमेंट उठाए। ठीक है, कंपेयर करो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, छोटे वाले को लेफ्ट किया, बड़े वाले को राइट किया। अगर वैसे ही है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अगले दो उठाए, फिर से वही किया। अगले दो उठाए, फिर से वही किया। अगले दो उठाए, फिर से वही किया। ऐसे तुम पूरी लिस्ट के ऊपर जब तक कंप्लीट करोगे ना, वो तुम्हारी लिस्ट ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती है। ये बबल सॉर्ट होता है। करके देखना, इजी है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, ये वाला कोड कर लिया जिसन वाला, कर लिया केशव आपने? ठीक है, तो एक मिनट रुको, मैं एक बार ना फटाफट आपको जो प्रोजेक्ट है वो सम दे देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ग्रुप में जाएगा। गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक बार वो प्रोजेक्ट वाला जो वो असाइनमेंट वो भी दे देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ, ओके, सॉरी, इसके अंदर ना आपका वो ऊप्स के कंसेप्ट भी यूज होने हैं, तो मैं आपको असाइन तो कर रहा हूँ। ठीक है, बट जब हम ऊप्स वाले कंसेप्ट खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है, साइन मैंने कर दिया। ठीक है, अभी कर नहीं पाओगे क्योंकि इसके अंदर ऊप्स के कंसेप्ट यूज होने हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली कल और ट्यूसडे की क्लास तक खत्म कर लेंगे अपना वो ऊप्स के कंसेप्ट भी, फिर कर लेना ऐसा। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी रीशेयर द विद यू। ठीक है, तो आज के लिए हमसे अब ना एक बार इंट्रोडक्शन लेंगे, आइडिया लेंगे ऊप्स क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो ऊप्स इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि भाई, अब लोग आप लोग भी ध्यान से सुन लेना क्योंकि आप लोग का भी यहीं पे लास्ट था ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि मैं ना प्रोग्रामिंग को एक मॉड्यूलर इंटरफेस की तरह कर रहा हूँ। जब मैं अपना कोड लिख रहा हूँ, जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसको ना ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब कुछ भी दिक्कत हुए, है ना, तो मैं उस पार्ट के ऊपर आके उस चीज को फिक्स कर सकूं। ठीक है, अगर आप एक रियल वर्ल्ड में देखोगे तो कोई भी चीज एक सिंगल मैन्युफैक्चर नहीं होती। गेटिंग पॉइंट? कि भाई अगर मैं सिंपल से डस्टर की भी बात कर लूं, तो डस्टर की जो बॉडी है वो अलग एक पार्ट है, इसका एक फॉर्म वाली पैडिंग है, ये एक अलग पार्ट है, इसके पैडिंग का जो बेस है वो एक अलग पार्ट है ना। तो हर चीज पार्ट्स के अंदर आपकी डिजाइन की जाती है। तो इसीलिए जो कोड है वो भी हम पार्ट्स के अंदर डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब जो पार्ट्स है,
जैसे अगर छोटी सी डस्टर की बात करी थी मैंने, इसमें 3 पार्ट्स थे। ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना बहुत सिंपल है, ठीक है। बट वहीं पे अगर मैं एक एसी की बात कर लूं, उसके अंदर हजारों पार्ट्स आ जाएंगे, है ना। उनको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है ना। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं अपने पार्ट्स कैसे लिखता हूँ फंक्शंस के अंदर, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन डिफरेंट पार्ट्स को एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपस में ज्वाइन करके मैं चलवाता कैसे हूँ अपने प्रॉपर कोड को, दैट इज माई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। आपको पता है कि लाइन ऑफ कोड्स को जब मैं एक साथ कंबाइन कर देता हूं बेसिकली, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक फंक्शन के थ्रू मैं लाइन ऑफ कोड को एक साथ कंबाइन करता हूं, ठीक है। जो ये कंबाइनिंग वाला पार्ट है, जो ये एक साथ कर देने वाला पार्ट है, जो रैपिंग वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये टर्म्स ना आपके इंटरव्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप लाइंस ऑफ कोड को भी नहीं, किसी भी चीज को किसी और चीज के अंदर रैप अप कर रहे हो, है ना, उसे एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो एग्जांपल्स, जैसे आपने लाइंस ऑफ कोड को फंक्शन के अंदर रैप किया था, ये आपने एनकैप्सुलेशन करी, ठीक है। अब जैसे हम आगे अभी सीखेंगे, हम ना मल्टीपल फंक्शंस को भी एक क्लास के अंदर रैप कर देते हैं। हम मल्टीपल फंक्शंस को एक क्लास के अंदर रैप करते हैं, ठीक है। तो वो भी एनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। मल्टीपल क्लासेस को एक मॉड्यूल के अंदर रैप करते हैं, ठीक है, वो भी एनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक प्रोजेक्ट के अंदर रैप करते हैं, दैट इज ऑल्सो एनकैप्सुलेशन। बेसिकली आप जब छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को एक साथ रैप कर रहे हो, दैट इज एनकैप्सुलेशन। अब वो फंक्शंस के साथ भी हो सकता है, क्लासेस में भी हो सकता है, मॉड्यूल्स में भी हो सकता है, प्रोजेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। और जब मैंने एनकैप्सुलेशन बताया तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा, हम एक्चुअली एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं। लाइंस ऑफ कोड रैप होती है फंक्शंस के अंदर, ठीक है। मतलब मेरे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनते हैं, कई सारे फंक्शन मिलके एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। कई सारी क्लासेस मिलके एक मॉड्यूल बनाती हैं, कई सारे मॉड्यूल्स मिलके एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट इज योर एंड गोल। जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट है, कुछ भी कर रहे हो, उसको एक प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स की जरूरत हुई। कई सिंगल मॉड्यूल जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस है उससे भी काम चला लेते हैं। कई क्लासेस की भी नीड नहीं होती, बस 5-6 फंक्शंस की नीड होती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट हम एनकैप्सुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा उसमें उतने ज्यादा पार्ट्स होंगे, एंड हमें उतनी ज्यादा उसमें चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। एक डस्टर अगर मेरे को मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए 3 असेंबली लाइन लगाई, तीनों आई, मैंने जोड़ा, डन। बट अगर एक एसी मैन्युफैक्चर करना है तो मल्टीपल असेंबली लाइन है, मेरे को मल्टीपल चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। चीजें अगर पार्ट्स वगैरह मिक्सअप हो गए, कुछ रह गया किसी इसी यूनिट में, कुछ एक्स्ट्रा चला गया तो दिक्कत देगा। तो जितना ज्यादा मेरे पास बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा मेरे को ध्यान रखना पड़ता है चीजों का, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया एनकैप्सुलेशन को, ठीक है। अब जो एनकैप्सुलेशन है वो तो आपकी भाई, आपने कोड को फंक्शन के अंदर डाला वो भी एनकैप्सुलेशन है, फंक्शन को क्लास के अंदर डाला वो भी एनकैप्सुलेशन है। जो अगला कंसेप्ट है कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, वो आती है सिर्फ क्लासेस के लेवल पे, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, बेसिक में अगर आप मैं इंग्लिश में बात करूं तो इनहेरिटेंस का मतलब पता है आपको, ये माँ बाप की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो बच्चों को मिलना इनहेरिट किया उन्होंने, है ना। सेम ही मतलब पाइथन के अंदर भी होता है, ठीक है। अब अगर मैं क्लास और फंक्शन की बात करूं, क्लास और फंक्शन की बात करूं, तो फंक्शंस कंबाइन होकर क्लास बना रहे हैं। तो मैं क्लास को एक पेरेंट ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शंस को उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं, समझ आ रहा है। मैंने क्लास को पेरेंट ऑब्जेक्ट बोल दिया और उस जो फंक्शंस है उस क्लास के अंदर उसको चाइल्ड ऑब्जेक्ट बोल दिया। तो अब जब मैं इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं तो मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड इनहेरिट कर सकता है। सेम चीज यहाँ पे है कि भाई जो क्लास की कोई भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो फंक्शंस इनहेरिट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इनहेरिट करें ही, बट कर सकते हैं, पॉइंट समझाया। दिस इज इनहेरिटेंस, ठीक है। तीसरा आता है मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा, देखो पॉलीमॉर्फिज्म ना काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको इतना डीप में ले जाने का पॉइंट ही नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि भाई एक जब आप कोड लिखते हो तो एक ही नाम से दो फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। एबीसी मान लो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया डेफ एबीसी, उसका कुछ कोड लिख दिया, उसके बाद एक और फंक्शन अगर मेरे को बनाना है तो मैं एबीसी के नाम से नहीं बना सकता,
है ना, वो एरर देगा मेरे को, क्योंकि पाइथन की बात भी सही है भाई, जब मैं एबीसी कॉल करूंगा तो पाइथन को पता नहीं होगा कौन से वाले एबीसी को पहचानना है ना। तो ये होती है बेसिकली एक प्रॉब्लम, ठीक है। बट मैं, अगर मेरे को चाहिए ही दो फंक्शन सेम नाम से, तो मैं ना उनको क्लासेस के अंदर रैप कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन ही हो, एक क्लास के अंदर एक सिंगल फंक्शन भी हो सकता है। अब जब मैं उनको क्लासेस के अंदर रैप कर दूंगा, तो भाई फिर मैं सेम नाम से दो फंक्शन भी बना सकता हूँ एक ही कोड फाइल के अंदर। तो दिस इज बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। क्लासेस का नाम अलग अलग होगा ना, कंसेप्ट यही है पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि क्लासेस के अंदर मैं सेम नाम से, मतलब दो डिफरेंट क्लास के अंदर मैं फंक्शन डाल सकता हूँ, बेशक नाम सेम भी हो फंक्शन के। ठीक है, ज्यादा मजा आया, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे पास एक और होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन होता है शायद से, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तभी मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपके इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में तो कोडिंग में आप इतना ज्यादा, मतलब इन वर्ड्स को यूज नहीं करोगे कभी भी। या ठीक है, तीन ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली देखो, जब मैं उप्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं ना जो लाइन ऑफ कोड्स को एक फंक्शन के अंदर रैप कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा होता कभी भी, ठीक है। वो जस्ट एक पार्ट है, इसलिए फंक्शंस वाला पार्ट अलग से पढ़ाया जाता है, ठीक है। फंक्शंस एंड क्लासेस के लेवल पे जब मैं पहुंचता हूँ, क्योंकि जो उप्स की कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म है या फिर जो इनहेरिटेंस है, वो फंक्शंस के लेवल पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए जब मैं फंक्शंस एंड क्लासेस वगैरह के बारे में बात कर रहा होता हूँ, तभी उप्स के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लासेस को तो क्लासेस ही बोला जाता है, जो फंक्शंस है उनको ना ऑब्जेक्ट्स ही बोल देता हूँ मैं, ठीक है। उनको मैं ऑब्जेक्ट्स भी बोल देता हूँ, ठीक है। बेसिक आइडिया समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। देखो, जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसकी इतनी ही है, ठीक है। प्रैक्टिकली काफी सारी है हमारे पास चीजें, ठीक है। तो हमें 15 मिनट है, एक बेस क्लास वगैरह कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कमेंट दिस थिंग आउट, ठीक है। अब देखो, एक फंक्शन लिखता हूँ सिंपल सा, डेफ साउंड, ठीक है। प्रिंट मैंने कर दिया, लेट्स से, मिनट रुको, ठीक है। सिंपल सा मैंने फंक्शन लिखा था डेफ साउंड, ठीक है। उसके अंदर प्रिंट किया हुआ है बाक, इसको मैं क्लास डॉग के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बस क्लास क्रिएट की जाती है, ठीक है। डेफ साउंड हो गया। अब मैं इसके क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ, और डेफ लेट्स से नेचर, ठीक है। ठीक है, या एक काम करो, इसको ना रिटर्न कराते हैं प्रिंट की जगह, प्रिंट की जगह मैं रिटर्न करा रहा हूँ, रिटर्न पता है ना, तो मैं प्रिंट की जगह पे रिटर्न करा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। एक क्लास और बना सकता हूँ मैं इसके नीचे, और कैट के नाम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी डेफ साउंड डाल सकता हूँ, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। रिटर्न में म्याऊ डाल देंगे,
ठीक है, कैट की साउंड इज न्यू। ठीक है, इसमें भी नेचर डाल सकता हूँ। नेचर में क्या डाल दें, इंट्रोवर्ट डाल सकते हैं, कैट्स आर इंट्रोवर्ट। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना सकता हूँ। ठीक है, जब इनको यूज करना है मेरे को, तो मैं कैसे करता हूँ, प्रिंट। नॉर्मली जब मेरे को साउंड का फंक्शन यूज करना होता, मैं साउंड लिख देता सिर्फ, है ना। इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे डॉग की साउंड देखनी है, सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल डू डॉग डॉट साउंड, इस तरीके से। ठीक है, जब क्लास के अंदर है, सो इस तरीके से कॉल होता है। ठीक है, तो मैं रन करूंगा अगर, भाग आ रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं कैट डॉट साउंड कर दूंगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये बेफालतू की चीजें है, बट जब हम एक्चुअल बड़े कोड्स पे जाते हैं ना, तब समझ आता है कि भाई ये चीजें कितनी जरूरी है, कि हम जब ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं अगर चीजों को, तो कितना ज्यादा सही रहता है हमारे पास। ठीक है, अभी एक एग्जांपल कोड भी करेंगे हम। ठीक है, वो अगर मैं अभी आपको देखो, अभी अभी जो हमने, कुछ भी नहीं, नन आएगा, क्योंकि क्लास कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही ना, आपका क्लास का रिटर्न नहीं है कुछ भी। नहीं, वो आएगा कि बताएगा ये शायद से उसकी क्लास, हाँ। ये वो क्या है, वो बताया क्लास है, क्लास टाइप है। हाँ, ठीक है ना, तो टाइप क्लास है ना। टाइप सिंबल। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, इतना पार्ट समझ आया है। अभी तो काफी सिंपल ही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट समझा, है ना, एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट समझा। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है, इनहेरिटेंस, वो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। उसको मैं आज नहीं कराऊंगा, उसको कल करेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, कि उसमें एक्चुअली देखो पॉइंट क्या है भाई, मैं अपने एक पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट को दे सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्लास है, इसके पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, इसके पास तो ब्रैकेट भी नहीं लगता कि भाई उसी के अंदर कुछ पैरामीटर वगैरह हो, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन की जाती है, एक इनिशियलाइजेशन आती है, कि मेरे को सिर्फ क्लास को स्टार्ट करना है, यूज नहीं करना है अभी, वाले जो पार्ट्स आते हैं, ये सारे पार्ट्स आते हैं आपके जो मेन ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक कोड दिखाऊं, एक ऊप्स के कंसेप्ट का बना हुआ कोड किस तरीके से दिखता है, सो दिस इज द एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ ऊप्स कंसेप्ट। ठीक है, हम लोग बनाएंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक इनिट फंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज द इनिशियलाइजेशन फंक्शन, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ना उसका कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर रहा। ठीक है, और इसके अंदर एक सेल्फ कीवर्ड होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ होता है ना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी कैरियर। ठीक है, तो जितनी भी एक क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी सेल्फ के अंदर स्टोर की जाती हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस कैसे हो रही है, जैसे चेक लॉगिन है, चेक लॉगिन के अंदर सेल्फ डाला मैंने, है ना। तो सेल्फ डालने का मतलब है कि भाई इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज थी, वो मैंने इस फंक्शन को इनहेरिट करवा दी। अब इसके अंदर मैं सेल्फ डॉट लॉग इन यूज कर सकता हूँ। लॉग इन जो है यहाँ पे है, देखो ये रही, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो क्लास के पास है। जो इनिट फंक्शन होता है, ये क्लास का इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो लॉगिन की एक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू है, वो तो क्लास के पास है, मैंने यहाँ पे इनहेरिट करके उसे यूज किया है। ठीक है, दिस इज बेसिकली इनहेरिटेंस, विजुअली ऐसे दिखता है। ठीक है, जब करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। आज के लिए आई गेस इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है ऊप्स के, तो आई वुड से कि जितना अभी तक किया है वो एक्चुअल में प्रैक्टिस करके आना, उसको अच्छे से समझ के आना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद सीधा फिर हम लाइब्रेरीज वगैरह पे चलते हैं। पाइथन इसके बाद आपकी बेसिक जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर, समझ आया। ठीक है, अब हाँ, रिमेंबर कि भाई जब हमने इंपोर्ट जेसन किया था,
उन्होंने जेसन डॉट लोड, जेसन डॉट डंप करते हैं, याद है ना? तो जेसन भी उसके अंदर एक मेरी क्लास है जिसके अंदर लोड एंड डंप फंक्शंस हैं। तो जब भी एक लाइब्रेरी बनाई जाती है, आप लोग भी अगर आगे फ्यूचर में जाके कोई लाइब्रेरी बनाओगे तो वही क्लास एंड फंक्शंस के कंसेप्ट पे ही बनाई जाती है। हाँ, वो मॉड्यूल ही है, जैसे ना वो मॉड्यूल है, ठीक है। वो खुद के अभी हम करेंगे भी, अभी हम मल्टीपल फाइल्स यूज करेंगे सिंगल फाइल में, मतलब किसी में कुछ लिखा होगा वो फिर हम किसी और फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं उसे, वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। नहीं, किसी और फंक्शन का नहीं, एक कोई फाइल है। हाँ 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 हाँ, हाँ। वो भी सीखेंगे, भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। किस में सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर आपने जो लास्ट कोड लिखवाया था ना, हाँ जी। वाला सर, जिसमें एबीसी इसमें वर्क नहीं करेगा, वो वाला। एबीसी वर्क नहीं करेगा, सॉरी। सर जो आपने एक टेबल बनाने के लिए दिया था ना सर, याद नहीं है किस कोड की बात कर रहे हो आप। जिसमें सर आपने पूछा था कि पहले यूजर से उसका इनपुट मांगो, कब कितना नंबर का उसको टेबल चाहिए और कहाँ तक का चाहिए। अगर उसमें एबीसी डालेगा तो उस पे सिर्फ ये दिखाएगा कि अच्छा इसका अच्छा अच्छा, नंबर हाँ बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वाला ट्राई एक्सेप्ट वाला। यस सर। तो इसमें सर जो हाँ जी। आपने लास्ट में जो सर आपने लोअर वाला जो फंक्शन बताया था ना, लोअर वाला, हाँ। तो सर मेरे वाले पाइथन में वर्क नहीं कर रहा है, वो लाइब्रेरी में है नहीं पाइथन के। नहीं, लोअर होगा, देखो आपने इस तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं, आपने कोड गलत ये लिखा होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो ये वाली लाइन है, लाइन मैच करो। अगर एग्जैक्ट सेम लाइन लिखी है तो वर्क करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि पाइथन की लाइब्रेरी में है नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक पाइथन वाले फंक्शंस हैं। इसके लिए मेरे को कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए होती अलग से। ओके सर, ऐसे एक बार रन करके देखता हूँ यहाँ पे इसको दोबारा से। एक बार कर लो, कोई इशू नहीं है। ये सर अभी रन करके देखा मैंने, तो इसमें सर हाँ जी, हाँ वैसे जी। जैसे इसमें यस करने के बाद सर प्रिंट आ रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 एबीसी। हाँ, तो यही आना चाहिए, वो एरर उसने प्रिंट करा दिया ना। हम्म। तो इसमें सर मतलब जैसे यस इसको इनपुट देते हैं तो सर मतलब डायरेक्ट वहां से स्टार्ट नहीं होगा कि एक बार फिर से नंबर देने के लिए? फिर से नंबर देने के लिए वो देखो यस सर। आपको ना फिर लूप के वगैरह के अंदर डालना पड़ेगा उस चीज को, कि वो बार बार उसको ट्राई करता रहे। गेटिंग योर पॉइंट। ओके। हम्म। तो वो लॉजिक है, बस लॉजिक बिल्ड कर लेना, इतना मुश्किल नहीं होगा वाला पार्ट। ओके सर। ठीक है, हम्म। और कोई डाउट? नहीं सर, बस यही था यहाँ पे। ओके, ठीक है गाइस, आप लोगों को कोई डाउट्स? नहीं, ठीक है। कल हम ऊप्स के कंसेप्ट को और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल वरना ट्यूसडे को तो हम अपने ऊप्स वाला पार्ट भी खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पाइथन का बहुत छोटा सा पार्ट बचेगा, विच इज मतलब 3 बेसिक पार्ट बचेंगे, ठीक है। हमारा पिप, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जितना प्लान के अकॉर्डिंग चला तो अगले हफ्ते हमारा पाइथन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट वीक तक हमारा पाइथन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हाँ दिखा दिखा आ जाओ। किस चीज का क्या करना है, थोड़ी देर में ठीक है, तुमने कॉपी किया, ठीक है, अब लेसन से तुम आगे से 5 तक गए। यहाँ पे मतलब लेन का यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, तुम्हें लिस्ट का पता नहीं सकता ना कि कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। और अपेंड आई वाई टी में अपेंड कर दिया, ठीक है। और नहीं तुमने यहाँ पे गलती कर दी ना, नहीं नहीं तुम्हारी मैं लॉजिक समझ गया, लॉजिक तुम्हारा एकदम सही है, बट गेटिंग पॉइंट कि भाई तुमने 1 2 3 4 लिया है, यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, इसलिए रेंज वाला कंसेप्ट वर्क कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स होते एबीसीडी लिखा होता फिर तो ये फेल हो जाता ना कोड। गेटिंग पॉइंट, तुम्हारा लॉजिक एकदम सही है कि हाँ तुमने उसमें डाल दिया और यहाँ से पॉप कर दिया, लॉजिक सही है। बाकी यहाँ पे बाकी के बचे हुए एलिमेंट ओपन कर दिए, हाँ। तो लॉजिक तुम्हारा बिल्कुल सही है, बट इसको थोड़ा सा फिक्स करो कि भाई एबीसी वगैरह कुछ हो, नंबर्स के अलावा कुछ हो तब भी चल जाए। तो इसका फिक्स बहुत वैसे सिंपल है, देखो हमारी मेन लिस्ट चलती है ना। अच्छा अच्छा सर सर एलटी में आए यूज कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो नो इशू नो इशू, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने ये चीज नहीं देखी एलटी में, तुम हाँ इंडेक्स यूज कर रहे हो, ठीक है कोई इशू नहीं है, चल जाएगा वो उसके लिए भी। सही है सही है सही है सही है, बढ़िया है। मैंने एक्चुअली तुम मेरे को लगा तुम नंबर डाल रहे हो सीधे, वो एलटी में मैंने देखा ही नहीं था। सही है, इसमें वो एबीसी वगैरह लगभग करेगा। और आई एच है, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन एच, एच तो खाली है, अच्छा अच्छा तो ये कर रहे हो, हाईएस्ट लोएस्ट निकाल सकते हो इससे, वो नहीं सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट नहीं निकलेगा इससे। इसका देखो लॉजिक सिंपल है कि तुम जैसे एच में, ठीक है, एच आई का जैसे 0th एलिमेंट ले लिया, ठीक है, एक करके दिखा रहा हूँ, इसका लॉजिक तुम्हें ऑल लूप के थ्रू करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे लूप लगेंगे इससे, ठीक है। इसको एच एच एस 0 ले लिया, ठीक है। अब तुम कंपेयर कर सकते हो कि भाई फॉर आई इन एच आई, इफ यहाँ पे h is smaller than I, smaller than I, भाई h जब तक I से छोटा है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन सेम रखेंगे, जैसे ही ये कंडीशन डिसएटिस्फाई हुई उसका इंडेक्स चेंज कर देंगे। नहीं 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 नहीं, देखो तुम छोटा देख रहे हो अभी, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है लिस्ट में, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें पता लग गया जो एच की पोजीशन है, सॉरी जो इसकी 0 की पोजीशन है, उसकी एक्चुअल पोजीशन इन अ सॉर्टेड लिस्ट विल बी 2, सॉरी 0 1 2, हाँ 2, यानी पॉइंट कैसे, जो तुम्हारा लास्ट पोजीशन है, मतलब जो काउंट है उसके छोटे एलिमेंट का, उसमें अगर तुम 1 प्लस कर दो, सॉरी जो काउंट है वही सेम उसकी पोजीशन होगी। आई मेरी बात समझ, एक ब्लैंक लिस्ट के अंदर उस पोजीशन के ऊपर डॉट इंसर्ट करके एच डाल देना, और उसके साथ तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है, 5 मतलब देखो कोड एक बार तुमने लिख लिया, उसका तो 100 एलिमेंट आ जाए 500 एलिमेंट आ जाए, पाइथन अपने आप उसका सॉर्ट कर ही लेगा, है ना। वरना दूसरा तरीका क्या होता है कि तुमने 10 और 3 उठाया, ठीक है, देखा कौन सा छोटा है, उसकी 3 छोटा था उसको इधर कर दिया, 10 को इधर कर दिया, फिर 10 और 20 उठाया, कौन सा छोटा है, 10 ही छोटा है, कुछ नहीं किया, फिर 20, यहाँ पे 20 था ना,
हाँ 20 और 8 खाया, ठीक है, देखा कौन सा छोटा है, 8 ये 8 छोटा है, 20 इधर किया, 8 इधर किया, 8 और 10 में देखा कौन सा छोटा है, ठीक है, मतलब जैसे जब इस पे हो तो सिर्फ इसको देख रहे हो, जब 3 और 20 पे आए तो 3 और 20 फिर 3 और 10 दोनों इसको दोबारा देख रहे हो, इस तरीके से भी सॉर्टिंग कर सकते हो। पॉइंट जो मैंने दूसरे वाला बताया इसका तो प्रॉपर नाम है बबल सॉर्ट, जो पहले वाला बताया उसका भी कुछ नाम है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है उसका। तो अलग अलग हमसे सॉर्टिंग के अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं सॉर्टिंग के। एक मिनट गाइस 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 एक मिनट, तुमने डाले हुए ना उसमें, कोई इश्यू नहीं है, मैं वैसे भी ऑफ द वीकेंड ही देख पाऊंगा, तो अभी तो चेक भी नहीं करूंगा, तो जब चेक करूंगा तो देख लूंगा मैं, कोई इश्यू नहीं है। ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बात सेंड करते हैं, थैंक यू।